फ्रेंड्स, कल हम बताए थे आपको 1600 ईस्वी से लेकर के 1856 तक कैसे कैसे अंग्रेज भारत में जो एक कंपनी के रूप में आती है, भारत में अपने सत्ता को स्थापित कर देती है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण जीवन और समाज। तो ग्रामीण जीवन समाज में जो पहला बात, और ध्यान दीजिए कि ग्रामीण जीवन समाज में जो भारत है, भारत के कुल आबादी के 67% लोग जो कहां थे, गांव में थे। अर्थात अर्थव्यवस्था गांव पर क्या थी, निर्भर थी। अब हम बात करते हैं लगान के टैक्सेशन का। तो लगान, 3 प्रकार के लगान अंग्रेजों द्वारा भारत में लाए गए। पहला लगान था अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी, तीसरा महालवाड़ी। अब हम बताते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त क्या था। तो अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत 1789 में होता है। इसमें जमींदार द्वारा लगान 9/10 भाग तय किया गया। इसके बाद जो हम बताते हैं परसेंटेज के द्वारा कि अगर किसान 100% लेता है, अगर 100% उत्पादन करता है, तो उसमें 45% ब्रिटिश को जाते थे, 10% जमींदार को जाते थे, 40% फार्मर खुद रखते थे। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें पहले सरकार थी, उसके बाद जमींदार, उसके बाद किसान। अब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत दक्षिण और पश्चिम भारत में किया गया। इसमें जो सरकार थी डायरेक्ट किसान से अपना संपर्क बनाई। इसमें क्या था, पहले सरकार था, उसके बाद जमींदार था, उसके बाद किसान। तो किसानों का शोषण ज्यादा होता था। इसमें जो टैक्स के रूप में कितना लेना है जमीन के एवज में, वो तय नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि बीच में जहां पे भी बिचौलिए आएंगे, जमींदार क्या थे, एक तरह से सरकार के बिचौलिया थे, सरकार के दलाल थे। वो हमेशा से किसानों का क्या करते आए थे, तो शोषण करते आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं रैयतवाड़ी। जैसे बताया आपको कि सरकार और किसान, इसमें जो टैक्स था, लगान था, जो टैक्सेशन की व्यवस्था थी, उपज के आधार पर तय किया गया। जितना उपज होगा उसके अनुसार हमको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। उसके बाद 50% लगान इसमें क्या लेती थी, सरकार लेती थी। जितना उपज होता था उसका 50% सरकार को जाता था। इसमें 30 वर्षों के लिए लगान में बदलाव की नीति था कि हर एक 30 साल पे जो लगान है उसमें क्या कर देंगे, बदलाव। अब हम बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले शुरुआत कहां किया गया, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका शुरुआत किया गया पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसमें जो गांव के बड़े होते थे, गांव के जो बड़े होते थे, वो लगान लेते थे गांव के द्वारा और सरकार को पहुंचा देते थे। अब हम बात करते हैं कि कुल भूमि का कितना कितना परसेंट भारत में किस किस लगान के द्वारा निर्धारित किया गया, यानी बांटा गया। लगान के आधार पर भूमि को किस प्रकार से बांटा गया, कितना परसेंट भूमि किस लगान के अंतर्गत आते थे। देखिए, जब हम बात करते हैं भूमि का, तो जो कुल भूमि था कृषि योग, कुल भूमि कृषि योग, कुल भूमि कृषि योग, इसका जो 19% हिस्सा था, 19% वो था अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त।
इसके बाद जो 29% हिस्सा था उसको महालवाड़ी, और जो 52% भूमि था उसको रैयतवाड़ी के अंतर्गत बांटा गया। यानी भारत में जितने भी कुल भूमि कृषि योग्य थे उसमें 19% था अस्थायी बंदोबस्त, 29% महालवाड़ी के तहत बांटा गया और 52% भूमि को रैयतवाड़ी के तहत क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, लगान हम आप लोग को बता दिए। इसके बाद 1857 का दक्कन विद्रोह। 1857 का दक्कन विद्रोह, याद रखिएगा कि दक्कन में 1857 में विद्रोह होता है, उसी को बोलते हैं 1857 का दक्कन विद्रोह। तो हम बात करते हैं दक्कन विद्रोह का। तो ये कब हुआ ये याद रखिएगा, तो 1857, इसीलिए इसका नाम पड़ा 1857 का दक्कन विद्रोह। अब हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्र क्या था। इसका क्षेत्र का था तो अहमदाबाद, पूना और महाराष्ट्र। सॉरी जी, अहमदाबाद नहीं है जी, अहमदनगर जिला क्षेत्र था पहला। अहमदनगर जिला, अहमदनगर का क्षेत्र, पूना और महाराष्ट्र। यानी जो विद्रोह है खास करके महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें जो किसान था वो किससे विद्रोह करता है, महाजन। अब हम बात करते हैं कि महाजन कौन थे। तो महाजन उन्हें कहते हैं जो किसान को खेती के लिए ऋण देते हैं, उन्हीं को हम बात करते हैं, उन्हीं को कहते हैं महाजन। अब हम बात करते हैं नील की खेती। इसके बाद हम बात करेंगे नील की खेती। नील की खेती उगता कब था भाई, तो धान के मौसम में। धान के मौसम में इसको क्या किया जाता था, नील की खेती को किया जाता था। नील की जो खेती था इसमें फसल कटने के बाद दूसरा फसल नहीं होता था। अब यही कारण है कि जो भूमि क्या हो जाता था, धीरे धीरे बंजर के कगार पे पहुंच जाता था, क्योंकि नील के उत्पादन में सबसे ज्यादा उर्वरक क्षमता की आवश्यकता होती है।
देखिए, नील की खेती को एक विशेष प्रकार के नाटक द्वारा दिखाया गया जिसका नाम था नील दर्पण। नील दर्पण। नील की खेती पर ही आधारित एक नाटक है जिसका नाम दिया गया है नील दर्पण। नील दर्पण क्या था? तो बंगाली नाटक था। बंगाली नाटक था। कब छपती है? तो 1860 एडी में इसे छापा जाता है, लेकिन इसका जो लेखक है वो अज्ञात रखा जाता है, यानी इसके लेखक का पता अभी तक नहीं है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेटर था, इंग्लिश ट्रांसलेटर था, वो माइकल मधुसूदन थे। माइकल मधुसूदन। अब हम बात करते हैं नील की खेती और बिहार। हम बात करते हैं नील की खेती किस प्रकार से बिहार में आता है। नील की खेती बिहार, यानी जो नील की खेती है वो बिहार में कहां कहां और कैसे होता था? तो इसका क्षेत्र था उत्तर बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर। इसका जो क्षेत्र था उत्तर बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर। इस वर्तमान में क्या, वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो गया जिला जो था वर्तमान में, वो नील के साथ साथ जो अफीम है, अफीम का उत्पादन में क्या था? प्रथम था। अब देखते हैं जो बिहार में नील की खेती होती थी दो तरीके से होती थी। दो तरीके से बिहार में नील की खेती की जाती थी। पहला जो था उसको हम बोलते हैं जीरान, और जो दूसरा था उसको हम बोलते हैं आसामी बार। आसामी बार। इसके बाद हम बात करते हैं तीन कटिया प्रणाली। तीन कटिया प्रणाली। तो तीन कटिया प्रणाली का मतलब होता है कि तीन कटिया जो प्रणाली था वो कि 3 कट्ठा, 3 कट्ठा प्रति बीघा के हिसाब से आपको करना ही होता था। इसी को बोलते हैं तीन कटिया प्रणाली। तो हम आपको बताएं एक बार इसका